नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे मल्टी मशीन सिस्टम ऑपरेटिंग इन पैरेलल और उससे इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट निकालेंगे। फिर हम बात करेंगे स्विंग कर्व की और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मल्टी मशीन सिस्टम ऑपरेटिंग इन पैरेलल से पहले हम बता दें कि जो स्विंग इक्वेशन है हमारा वो क्या है, GH अपॉन पाई एफ टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सिलरेटिंग पावर है Pm माइनस Pe। इसमें हम बात करें कि G को इधर ले आए तो ये हो जाएगा PA एक्सिलरेटिंग पावर इन पर यूनिट इज इक्वल टू PM इन पर यूनिट एंड PE इन पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटर का एक्सिलरेशन है प्लस H मतलब इनर्शिया कांस्टेंट। तो स्विंग इक्वेशन का मेन चीज हो गया इनर्शिया कांस्टेंट। तो अभी हम बात करेंगे कि इनर्शिया कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, मल्टी मशीन सिस्टम का एक इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट किस तरह से निकालेंगे। सपोज मेनी सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। ये इनफाइनाइट बस है, इसमें मेनी सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। दिस सिस्टम इज G1 H1। इसका जो इस जनरेटर का बेस रेटिंग है G1 और इनर्शिया कांस्टेंट है H1। सिमिलरली इस जनरेटर का बेस KVA बेस MVA है G2 और इनर्शिया कांस्टेंट है H2। सिमिलरली n number of generators are connected in parallel with this infinite bus। ये है इनफाइनाइट बस। इसका इक्विवेलेंट एक जनरेटर हमें बनाना है GE, इनर्शिया कांस्टेंट इज HE एंड दिस इज इनफाइनाइट बस, वोल्टेज V0। अभी हमें HE निकालना है। तो H होता क्या है, H होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटर ऑफ जनरेटर अपॉन बेस KVA और MVA ऑफ जनरेटर। इसका मतलब ये होता है G। इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटर ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू GH। तो हम बात करें कि जो इक्विवेलेंट सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम का इक्विवेलेंट हमने एक सिस्टम बनाया है। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट जनरेटर इज इक्वल टू sum of kinetic energy of all connected in parallel। तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, इसका होगा GEHE होगा। काइनेटिक एनर्जी होता है रोटर का, GH होता है। इसका सम कितना होगा, G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H3 प्लस n नंबर ऑफ जनरेटर्स आर कनेक्टेड Gn Hn। तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम का इनर्शिया कांस्टेंट कितना होगा, G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस
GnHn अपॉन GE। अभी GE क्या है? GE इज G बेस ऑफ इक्विवेलेंट जनरेटिंग सिस्टम। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं G बेस से, जो पावर सिस्टम का बेस केवीए है या बेस एमवीए है। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट कितना हो गया? पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट हो गया G1H1 प्लस G2H2 प्लस GnHn अपॉन G बेस हो गया। अभी हम जल्दी से 3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 2 जनरेटर्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। यूनिट 1 500 MVA, यूनिट 2 200 MVA। वोल्टेज दोनों का बराबर होएगा। इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ वन इज बोथ द जनरेटर 5 मेगाजूल पर MVA। मेगाजूल एनर्जी अपॉन रेटिंग ऑफ द जनरेटर MVA। तो H का जो यूनिट होता है इनर्शिया कांस्टेंट का यूनिट मेगाजूल पर MVA। तो दोनों जनरेटर का हमें इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट निकालना है। G बेस दिया हुआ है 100 MVA। तो निकालने का तरीका क्या है? H इज इक्वल टू G1H1 प्लस 2 ही है यहां पे G2H2 अपॉन व्हाट? G बेस। तो G1H1 कितना होगा? G1 इज 500 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 5 G2H2 अपॉन G बेस इज गिवन 100 MVA। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10 35 यूनिट मेगाजूल पर MVA। सेकेंड क्वेश्चन इज inertia constant of a generator and rating of generator is given। तो energy stored in rotor is what? GH। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? GH होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन रोटर होगा GH। तो ये कितना हो जाएगा? G is 50 and H is 8। It will be 400 megajoule energy will be stored। Similarly, third simple numerical in which 50 MVA 11 kVA 3-phase generator has energy stored in rotor is given, then inertia constant. Energy stored is given how much? 400. G given is 50. Inertia constant will be upon G. 400 upon G is 50. It will be how much? 8 मेगाजूल पर MVA। तो इस तरह से 3 सिंपल न्यूमेरिकल थे। अभी हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे स्विंग कर्व की। अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे स्विंग कर्व की। स्विंग इक्वेशन क्या है हमारे पास? GH अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर is equal to accelerating power which is PM input power minus electrical output power। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। तो जो स्विंग कर्व हम ड्रॉ करेंगे, स्विंग कर्व इज एक्चुअली अ कर्व बिटवीन रोटर एंगल, डेल्टा को क्या बोलते हैं? रोटर एंगल बोलते हैं, टॉर्क एंगल बोलते हैं, या फिर पावर एंगल बोलते हैं। तो दिस इज द कर्व बिटवीन पावर एंगल एंड टाइम। तो ये निकलेगा इसके सॉल्यूशन से, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, विच विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो जो कर्व आएगा डेल्टा और टी के बीच, ये कर्व ऑसिलेटरी इन नेचर होगा।
ये कर्व होगा ऑसिलेटरी इन नेचर, इस तरह का कर्व होगा। तो इस कर्व में इफ rate of change of delta with time is positive, that is d delta upon dt is positive, then system is unstable. And if rate of change of delta with time is negative, then dt upon d delta upon dt is negative, then system is stable. तो इसका मतलब ये हो गया कि स्विंग कर्व तो ये हुआ, लेकिन ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, यहां पे डी डेल्टा अपॉन डी टी इज इंक्रीजिंग, तो दिस पार्ट बिटवीन हेयर टू हेयर, दिस पार्ट इज अनस्टेबल। और हम यहां की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, यहां पे डी डेल्टा अपॉन डी टी इज व्हाट, 0। और यहां से लेके यहां की बात करें तो यहां तक जो डेल्टा और टी के बीच रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नेगेटिव, तो दिस पार्ट इज स्टेबल पार्ट। तो हमें जो ऑपरेट कराना है रोटर को, वो इसमें ऑपरेट कराना है, इस पार्ट में ऑपरेट कराना है। स्विंग कर्व का ये इंपॉर्टेंस है, सिस्टम को हमेशा स्टेबल रखना है। अब हम बात करेंगे दो स्टेबिलिटी की, इसी लेक्चर में बात करेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की, अगले लेक्चर में बात करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की। तो हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पावर सिस्टम का क्या है? इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आफ्टर अ डिस्टर्बेंस। Ability of a power system to restore to its initial condition after a disturbance. Disturbance means accelerating power, decelerating power. डिक्सेलरेटिंग पावर में स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा, एक्सेलरेटिंग पावर में स्टेबिलिटी डिटेरियोरेट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। This is the limit, this is the maximum power that can be transmitted to receiving end of a power system without loss of synchronism.
power that is transmitted at receiving end of a power system without the loss of synchronism. Steady state stability limit is P max. P max means E V upon transfer reactance into sin delta. डेल्टा इज साइन डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा. इन दिस केस डेल्टा विल बी 90 डिग्री एंड पी मैक्स विल बी ई इंटू वी अपॉन एक्स. तो दिस इज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ पावर सिस्टम. दिस इज सेंडिंग एंड generator, transfer reactance of line, receiving end, and load, infinite bus. This is infinite bus. Then P max will be steady state stability limit will be EV upon X. How this steady state stability limit of a power system can be increased? So this can be done state stability limit of a power system with generator and line can be increased. This can be increased in many ways. First, by increasing the excitation, that is E, of generator, that is by increasing E, and by operating the receiving end at larger voltage. मतलब दोनों से मतलब ये निकला कि E and V, E is sending end excitation voltage, sending end से पहले जनरेटर का excitation voltage, internal generated voltage. E and B both should be high steady state stability के लिए, उसके लिमिट को बढ़ाने के लिए should be high. दूसरा, again by reducing transfer reactance X. ट्रांसफर रिएक्टेंस को हम कम कैसे करेंगे? एक्स को कम कैसे करेंगे? एक्स के को कम करने का तरीका है बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस. डबल सर्किट, 3 फेज का डबल सर्किट सेंडिंग एंड यूज करें. मल्टीपल सर्किट, पैरेलल लाइन, बाय यूजिंग पैरेलल लाइन, पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन. Again by using bundled conductor in EHV line. बंडल कंडक्टर क्या करता है? सेल्फ जीएमडी को बढ़ाता है.
और सेल्फ जीएमडी को बढ़ाने से रिएक्टेंस कम हो जाता है। और हम बात करें तो बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस इन लाइन, और कुछ हद तक शंट कैपेसिटेंस से भी ट्रांसफर रिएक्टेंस कम होता है। शंट कैपेसिटेंस यूज करने से ट्रांसफर रिएक्टेंस तो कम नहीं होता, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज यहां पे इंप्रूव होता है। V यहां पे शंट कैपेसिटेंस लगा देंगे तो ये रिएक्टिव पावर यहां पे इंजेक्ट करेगा और ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से शंट कैपेसिटेंस से भी V को, रिसीविंग एंड वोल्टेज को बढ़ा के हम इसको अलग पॉइंट लिखते हैं, रिड्यूस नहीं करेगा ये X को, यूजिंग शंट कैपेसिटेंस इन शंट कैपेसिटेंस एट रिसीविंग एंड। ये क्या करेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा बाय इंजेक्टिंग रिएक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड। तो हम आगे बात करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की। थैंक यू।